वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रॉफ स्काई। तो आज हम दोस्तों नेशनल इनकम का 6 मार्क्स का क्वेश्चन 6 मिनट में सॉल्व करेंगे, जो कि आपका बोर्ड के एग्जाम में आता है। ऐसे 6 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे, तो अगर आप चारों को क्वेश्चन को सॉल्व करें तो 24 मिनट में, एट मोस्ट 30 मिनट में आपके चारों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मतलब आपके 24 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। टाइमर देखिए ऊपर लगा हुआ है दोस्तों, तो जब जब मैं कुछ लिखूंगा तो वो टाइमर शुरू हो जाएगा। जब भी मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करने के लिए रुकूंगा तो वो टाइमर रुक जाएगा। और क्वेश्चन हमने कौन सा लिया है दोस्तों? क्वेश्चन हमने लिया है 2020 के बोर्ड के एग्जाम का सेट 1 का क्वेश्चन। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं नेशनल इनकम का 6 मार्क्स का क्वेश्चन 6 मिनट में। तो डिस्क्रिप्शन में आपको दिख गया होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के 2 पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो 16 के पार्ट ए और पार्ट बी में क्या है दोस्तों? ये है हमारा 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल और ये हमारा 2 मार्क्स का थ्योरी का क्वेश्चन। हम इन दोनों को दोस्तों सॉल्व करेंगे 6 मिनट के अंदर। तो शुरू करते हैं दोस्तों 16 का ए पार्ट को सॉल्व करना। तो 16 का ए पार्ट जब हम सॉल्व करते हैं पहले, जो कि न्यूमेरिकल है, तो 16 के ए पार्ट में हमको निकालना है चेंज इन स्टॉक। तो हमें क्या पता है? सबसे पहले वो देख फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमें पता है कि GVA NP का फॉर्मूला होता है हमारा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस, सॉरी माइनस करते हैं इसमें, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, हमें क्वेश्चन में निकालना है दोस्तों चेंज इन स्टॉक। अगर बाकी की चीजें दे रखी है तो मतलब मैं चेंज इन स्टॉक निकाल लूंगा। हमें क्वेश्चन में ये निकालना है। अब मैं आपसे पूछूं दोस्तों, क्या हमें क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है? जी हाँ, दे रखा है। क्या हमें क्वेश्चन में सेल्स दे रखा है? जी हमें सेल्स भी दे रखी है। क्या हमें क्वेश्चन में GVA NP दे रखा है? जी नहीं दोस्तों, ये हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं GVA NP निकाल लूं तो मेरे पास ये होगा, सेल्स होगा और इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगी। चेंज इन स्टॉक में निकाल दूंगा, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे GVA NP निकालना है तो कुछ और दे रखा होगा क्वेश्चन में। तो एक और इन्फॉर्मेशन हमें ऐसी दे रखी होगी क्वेश्चन में, जिससे मैं GVA NP निकाल सकता हूँ, और GVA NP निकालने के बाद मैं चेंज इन स्टॉक निकाल पाऊंगा। देखते हैं क्या दे रखा है दोस्तों। GVA NP क्या है दोस्तों? एक क्वेश्चन में हमको चीज दे रखी है दोस्तों, NVAFC, नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट। अब यहां से हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस पर जाना है। तो NVAFC से GVA NP पहुंचना है, तो नेट से ग्रॉस पहुंचना है, तो हम ऐड कर देते हैं इसमें डेप्रिसिएशन। FC से NP पहुंचना है दोस्तों, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, तो हम ऐड कर देते हैं इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स को एक और चीज कहते हैं दोस्तों, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं क्या हम यहां से GVA NP निकाल पाएंगे। अब NVFC हमें दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। क्या हमें डेप्रिसिएशन दे रखा है? जी हाँ, हमें दे रखा है। क्या हमें इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी दे रखा है? जी हाँ, दे रखा है। इनडायरेक्ट टैक्स हमें नहीं दे रखा तो 0, सब्सिडी हमें क्वेश्चन में दे रखा है। इसका मतलब ये है कि हमें तीनों चीजें दे रखी हैं, ये तीनों चीजें दे रखी हैं, और GVA NP हमारा निकल जाएगा। जब GVA NP हमारा आ जाएगा तो यहाँ से हम यहाँ पर पुट करेंगे और चेंज स्टॉक हमारा निकल जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों कैसे आता है। GVA NP हमारा आएगा यहाँ से, NVAFC हमें दे रखा है 200 प्लस डेप्रिसिएशन 40 प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमारा 0 माइनस 10। तो GVA NP मेरा आया 230 मेरा आ गया GVA NP, और इसको मैं यहां पर पुट कर दूंगा। तो GVA NP मेरा है 230 इज इक्वल टू सेल्स है 400 माइनस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन 100। तो मैंने बस वही करा है, यहां पर जो वैल्यू मुझे दे रखी थी मैंने पुट कर दिए। अब मेरे को सिर्फ चेंज इन स्टॉक निकालना है, मेरा सिंपल मैथ्स का क्वेश्चन बन गया। 400 माइनस 100 इज 300, तो 230 इज इक्वल टू 300 माइनस चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक मेरा हुआ 230 माइनस 300, यहां पर जाएगा, तो माइनस 70 मेरा हुआ चेंज इन स्टॉक। ये हो गया मेरे दोस्तों मेरा आंसर, चेंज इन स्टॉक इक्वल टू माइनस 70। अब आपका क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। हो सकता है आप डाउट में होंगे कि सर माइनस 70 कैसे आ रहा है, ये मेरा नेगेटिव में आंसर कैसे आ सकता है चेंज इन स्टॉक, क्या ये सही है? अगर ये आपको डाउट हो रहा है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका आंसर बिल्कुल सही है। चेंज इन स्टॉक नेगेटिव आ सकता है, क्योंकि चेंज इन स्टॉक होता क्या है? चेंज इन स्टॉक इज बेसिकली क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, राइट। अब मान लीजिए आपका क्लोजिंग है 100 और ओपनिंग है
30, तो आपका चेंज स्टॉक होगा 100 माइनस 30 70, ठीक है। अगर आपका क्लोजिंग है 30 और ओपनिंग है 100, तो मेरा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग हुआ -70, जो कि मेरा है। अगर मेरा नेगेटिव है चेंज स्टॉक, इसका मतलब मेरा ओपनिंग जो है वो होगा ज़्यादा और क्लोजिंग जो है वो कम होगा। तो आंसर हमारा ठीक है, चेंज स्टॉक -70 है। अब मुझे टाइमर पता नहीं कितना चल रहा है, बट अगर आपने मेरी वीडियो देखी तो आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा और आप थोड़ा आराम से एक्सरसाइज कर सकते हैं और फिर पार्ट बी पे हम जा सकते हैं, तब तक इसे मिटा देते हैं। तो बी पार्ट में हमसे पूछा एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। रियल जीडीपी का मतलब क्या है? टाइमर मैं रोक देता हूँ दोस्तों जरा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं आपको पहले डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रियल जीडीपी होता क्या है और नॉमिनल जीडीपी होता क्या है, ताकि आप एग्जाम में आए तो आप रट के जाएंगे और याद करके जाएंगे तो आप पक्का गलत करेंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको समझा देता हूँ, एक बार आपको समझ में आ गया तो वही चीज़ को आप डेफिनेशन में लिख दीजिए, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि वही डेफिनेशन है, वही कीवर्ड है जो आपको मैं बताने वाला हूँ, वो जरूर लिखना है आपको। तो ये समझिए, मान लीजिए जीडीपी क्या आता है, पहले आपको याद होगा, तो जीडीपी का मतलब होता है मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ ईयर। एक साल में, मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड में एक कंट्री के अंदर कितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस है, उनका मार्केट वैल्यू। तो मान के चलते हैं कि एक कंट्री में, समझिए 2010 है, साल में एक कंट्री में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। फॉर सिंप्लिसिटी हमें मान के चलते हैं कि एक कंट्री में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, बर्गर्स, ठीक है, सिर्फ बर्गर बन रहा है, सब लोग बर्गर खा रहे हैं, खत्म। ये मेरा प्राइस, ये क्वांटिटी, और ये मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आ जाएगा जीडीपी। ये वाला मार्केट वैल्यू, प्राइस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके जीडीपी आ जाएगा। तो मान लीजिए हमारे बर्गर्स का प्राइस है 50 रुपीज़ 2010 में, ज़्यादा लोग खाते नहीं थे, बहुत कम लोगों का डिमांड भी कुछ नहीं थी, और टोटल क्वांटिटी जो प्रोड्यूस हुई वही 1000 बर्गर्स। तो पूरे सोसाइटी में 1000 बर्गर्स प्रोड्यूस हुए एट अ प्राइस ऑफ 50, तो मतलब मेरा 50,000 मेरा जीडीपी हो गया 2010 का। 2010 का जीडीपी मेरा हो गया 50,000, प्राइस इंटू क्वांटिटी, मार्केट वैल्यू हो गई 50,000, खत्म। अब हम आते हैं 2020 पे। अब जब हम 2020 पे आते हैं दोस्तों, तब कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ होगा दोनों में, जीडीपी बढ़ा होगा कम हुआ होगा। वो जीडीपी कैसे कम है बढ़ा? अब ये 1000 की जगह हमने प्रोड्यूस कर दिए 4000 बर्गर्स, ठीक है ना, 4000 बर्गर हो गए, चौगने हो गए, 4 टाइम्स हो गए, और प्राइस जो है उनका बढ़ के हो गया 150, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से अगर हम जीडीपी निकालेंगे तो क्या होगा, 150 इंटू 4000, ये मेरा आएगा 6 लाख, 6 लाख रुपए मेरा आ गया जीडीपी। अब इस जीडीपी में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों। वैसे इस जीडीपी को हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी, पहले ये समझ लेते हैं, ये है मेरा नॉमिनल जीडीपी। इस जीडीपी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये जो 6 लाख है ना, ये मुझे ट्रू पिक्चर नहीं दिखा रहा कि मेरा इकोनॉमी कितनी ग्रो हुई है। मेरी इकोनॉमी 4 टाइम्स ग्रो हुई है, अगर आप देखें तो पहले 1000 प्रोड्यूस हो रहा था, अब 4000 हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन आप ये देखें तो ये तो भाई 12 टाइम्स हो गया है, 50,000 से 6 लाख हो गया है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गलत चल रहा है। इसका गलत ये है कि इसका आप देखिए प्राइस मेरा 50 से 150 हो गया, इसे हम कहेंगे इन्फ्लेशन, प्राइस बढ़ गया, कुछ नहीं हुआ, बस प्राइस उसका बढ़ गया है। इसका इम्पैक्ट भी इस जीडीपी में है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं करंट ईयर का प्राइस लेता हूँ और करंट ईयर का क्वांटिटी लेता हूँ और वहां से जीडीपी निकालूंगा तो उसे कहेंगे नॉमिनल जीडीपी, और यही नॉमिनल जीडीपी का डेफिनेशन है। व्हेन जीडीपी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ करंट ईयर प्राइस, इट इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। सिंपल सवाल का सिंपल जवाब, जैसा कि उन्होंने समझा। सेम साल का हम लेंगे, ईयर का प्राइस, क्वांटिटी और जीडीपी हम निकाल देंगे। अब इसमें दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पर इन्फ्लेशन भी आ रहा है, ठीक है ना। एक्चुअली में तो मैंने सिर्फ 4 गुना ग्रो किया है। अगर आप ये समझें कि एक दूसरी कंट्री है श्रीलंका, उधर भी ऐसा ही सीन है, उन्होंने भी 1000 बर्गर बनाए 2010 में, उन्होंने भी 4000 बर्गर बनाए 2020 में, लेकिन उनका प्राइस जो 150 नहीं था, उनका प्राइस बढ़ के 300 हो गया। तो उनका तो जीडीपी ज्यादा आएगा, 300 मल्टीप्लाई बाय 4000, 12 लाख आएगा। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने हमसे ज्यादा जीडीपी अगर है, उन्होंने हमसे ज्यादा ग्रोथ करा है? हम नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने भी उतना ही प्रोड्यूस करा है, 4000, हमने भी उतना ही करा है, उनका प्राइस ज्यादा हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि उनका जीडीपी हमसे ज्यादा हो गया। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को हमको हटाने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया, रियल जीडीपी का। रियल जीडीपी हमको ये कहता है कि साहब एक काम करो, तुमको 2020 का जीडीपी निकालना है ना, तो क्वांटिटी तो ये रखो तुम 4000, जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है उस साल में वो तो उतनी ही रहेगी, उससे तो पता लगेगा ना क्या जीडीपी हमारा बढ़ा है कम हुआ है। ये जो प्राइस है ना, इसको हटाओ, प्राइस तुम बेस ईयर का ले लो 50 और फिर निकालो जीडीपी कितना आता है। तो जीडीपी मेरा आया यहाँ से 2 लाख।
इसे हम कहते हैं दोस्तों रियल जीडीपी, और यही मेरा जीडीपी का डेफिनेशन है। व्हेन जीडीपी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर प्राइस, इट इज कॉल्ड रियल जीडीपी। व्हेन जीडीपी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ करंट ईयर प्राइस, इट इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। ये होगा खत्म रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का डिफरेंस। मतलब ये है, इसमें मैंने क्या करा है कि मैंने प्राइस तो पुराने साल का ही लिया है, उतना ही प्राइस में मेरा इतना बढ़ गया है, तब मुझे पता लगेगा कि मेरा एक्चुअली जीडीपी 2 लाख हो गया है 50,000 से। प्राइस मैंने उतना ही लिया है। इसका एक फायदा यह है कि ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड है, इसमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं है। 50 का 50 ही लिया मैंने, इसमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है, समझ रहे? ये है फर्क नॉमिनल और रियल जीडीपी में। तो हमारा जब क्वेश्चन आया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल जीडीपी, तो देखते हैं उसका आंसर क्या लिखेंगे। जो हमने पढ़ा है बस वही लिखेंगे। इसे मिटा देता हूं। हाँ भाई, तो उसने पूछा एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रियल जीडीपी, तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? 16 का बी पार्ट जो कि 2 मार्क्स का है। 2 मार्क्स का तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख देंगे, 1 2 3 4 2-3 सेंटेंस लिख देंगे। हम लिखेंगे व्हेन जीडीपी is calculated on the basis of base year, क्या कैसे कर देंगे? प्राइस। अब बस टाइम ज्यादा है तो इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। प्राइस, इट इज कॉल्ड रियल जीडीपी। एक तो हमने ये चीज लिख दी। दूसरी चीज हमें लिख देंगे इट इज बेटर देन नॉमिनल जीडीपी बिकॉज इट इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड। ये हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए आपने लिख दे 2 सेंटेंस, जो कि बहुत है, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हमने दोस्तों 6 मार्क्स के क्वेश्चन में 6 मिनट में हमने सॉल्व करके 6 मार्क्स ले ली। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मुझे बताओ, मैं ऐसे ही और वीडियोस को अपलोड करूंगा जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में एक्चुअली काम आएंगी। तो अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों प्लीज लाइक करो वीडियो को और सब्सक्राइब करो। बहुत से लोग क्या है कि सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब करो और लाइक करो जितना हो सकता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।